चलिए फिर से हम शुरुआत करते हैं और नेक्स्ट हम इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हम लोग सीक्वेंस में स्टडी करेंगे। राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा उसमें होगा राष्ट्रीय आय क्या है, उसकी संकल्पनाएं क्या है, क्या कंसेप्ट होगा, क्यों महत्व है, किस तरह उसकी गणना की जाती है, ये सभी को स्टडी हम लोग करेंगे। इसके पहले लेक्चर को मैंने बताया था, कुछ थोड़ा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि जीडीपी क्या होता है और मैं बताया था जीएनपी क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था उसमें एनएनपी को मैंने नहीं बताया था कि मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ आपको जीएनपी तो बताया था, एनडीपी इसका भी चर्चा आज हम लोग करेंगे। देखेंगे राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है और इसकी क्या कंसेप्ट है, क्या इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, भारत में राष्ट्रीय आय को किन संदर्भों में इतिहास में ये देखा गया है, सबसे पहले इसकी राष्ट्रीय आय भारत में गणना कब किया गया था, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जीडीपी, फिर जीएनपी, फिर हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे जीएनपी के बाद एनएनपी और एनडीपी, ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। जीडीपी क्या होता है कि किसी भी देश के उसके घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में एक वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को इसे जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी में हम किसी मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं लेते हैं, मैंने यही बताया था। और जीएनपी को बताया था कि जीएनपी किसी भी देश के देशवासियों के द्वारा, वह देशवासी चाहे वो देश में रहे या देश से बाहर रहे, विदेशों में रहे, और उसके द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उसको जीएनपी कहा जाता है। अगर विदेशियों के द्वारा भारत में उत्पादन किया जाने वाला जो भी उसको अर्न किया जाने वाला है, तो उसमें क्या माइनस करते हैं, और भारत के द्वारा अगर विदेशों में रह रहे हैं उसके द्वारा जो उत्पादन होता है तो जीएनपी में जोड़ दिया जाता है। तो मैंने बताया था कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप ऐसे स्टूडेंट्स जो आप फर्स्ट बार में से नए हैं, उन्हें आप फर्स्ट लेक्चर को देखिए, उसमें से बताया था कि एक्स क्या होता है। एक्स है भारतीयों के द्वारा जो विदेशों में रह रहे हैं और वहाँ पे जो अर्न कर रहे हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, और जो वैसे एम क्या है, एम जो विदेशियों के द्वारा जो भारत में रह रहे हैं और यहाँ पे अर्न करके अपने देश में भेजते हैं, इसको माइनस करने के बाद ये जीएनपी, इसको मैंने बताया था सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मैंने ये भी चर्चा किया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और जीडीपी कब दोनों बराबर हो जाता है, जब एक्स इक्वल टू क्या होता है, एम होता है। एक्स इक्वल टू एम होता है तो इसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसको भी मैंने बताया था। फिर मैंने सहायकी बताया था, सहायकी में बताया था कि यह जो है सरकार के द्वारा जो है वित्तीय जो है सहायता प्रदान की जाती है ताकि वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन में उसके मूल्य को स्थिर रख सके, इसलिए ये वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे उर्वरक में सब्सिडी दिया जाता है, केरोसिन तेल में सब्सिडी किया जाता है, पेट्रोल में, डीजल में, गैस में इत्यादि में आपको सहायता प्रदान की जाती है। यह टर्म बहुत ही फेमिलियर है। उसके बाद हमने बताया था कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। अप्रत्यक्ष कर से तात्पर्य बताया था कि यह ऐसा कर है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक संस्था से दूसरे संस्था के हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जैसे वैट, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ईटीसी, दीज आर ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेज। आज हम लोग तो बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर है एनडीपी। एनडीपी क्या है, ये सभी टर्म समझते हैं इस रूप में कि एनडीपी बहुत ही इजी है, क्योंकि आप इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जीडीपी माइनस ह्रास। जीडीपी माइनस ह्रास इक्वल टू होता है एनडीपी, मीन्स जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन जो होता है, तो ये क्या रिजल्ट देगा, मुझे एनडीपी देगा। उसी तरह से इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद।
उसके बाद यहाँ नेक्स्ट है, चर्चा करेंगे एनएनपी। एनएनपी बिल्कुल सिंपल है, जीएनपी माइनस ह्रास को अगर माइनस करते हैं तो ये होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट मीन्स शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। मैंने बताया अभी कि किसी भी वस्तु को जब उत्पादन करते हैं तो जिस मशीन से, जिसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, जो माध्यम होता है, उसमें भी डिप्रिसिएशन आ जाता है, मीन्स उसमें भी ह्रास आ जाता है, अवमूल्यन आ जाता है, मीन्स उसकी कमी आ जाती है, क्षति होती है। तो उसको हम लोग माइनस करते हुए तो ये शुद्ध हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे लोग? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा क्या जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। रिकॉल कीजिए, ये टोटल हॉल लिया जाता है घरेलू सीमा के अंतर्गत। जीएनपी में देशवासियों के द्वारा, एनएनपी मीन्स जीएनपी माइनस ह्रास, एंड एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस ह्रास। इस तरह से हमने सारे टर्म्स को क्लियर किया। हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या है? इसमें सबसे पहले समझेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। अगर इसको संकुचित अर्थ में कहें, संकुचित अर्थ में अगर हम समझने की कोशिश करें तो किसी भी देश का राष्ट्रीय आय उसके लागत मूल्य पे, क्या बताया? लागत मूल्य मीन्स फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। मीन्स मैंने अभी बताया एनएनपी, एनएनपी क्या है और एनएनपी का फैक्टर कॉस्ट, यही राष्ट्रीय उत्पाद है, मीन्स राष्ट्रीय आय है। मीन्स ये जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मैंने क्या बताया? जीएनपी माइनस ह्रास। जीएनपी माइनस ह्रास को हम क्या कहेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और इसी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को संकुचित अर्थों में हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। लेकिन अगर हम विस्तृत अर्थ में इसको इन ब्रॉड वे में जानना चाहेंगे तो राष्ट्रीय क्या होता है? किसी भी देश का, किसी भी देश के उसकी अर्थव्यवस्था में अंतिम रूप से वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के समग्र योग को, वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के समग्र रूप को राष्ट्रीय कहते हैं। वस्तु किस तरह का होगा? अंतिम रूप से। ये अंतिम रूप से उत्पादित होंगे, मीन्स ये वस्तु अंतिम रूप से होंगे, इसका कोई मिडिल कंडीशन में मीन्स मध्यवर्ती स्तर पर
मिडिल लेवल पे इसका कोई उत्पादन को हम गणना नहीं करेंगे। तो ये हो गया राष्ट्रीय आय। अब यहां पे हम लोग देखेंगे जो हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय आय की पृष्ठभूमि गणना एवं महत्व। क्यों महत्व है राष्ट्रीय आय, कैसे इसको हम लोग गणना कर सकते हैं, क्या है इसकी मापन विधि, ये तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस में अगर देख सकते हैं, पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय की पृष्ठभूमि को बताते हुए इसकी गणना विधि एवं महत्व को समझाइए, यह क्वेश्चन हो सकता है। भारत के दृष्टि में या भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय आय की पृष्ठभूमि, भारत के संदर्भ में ये जो राष्ट्रीय आय का हमारा पृष्ठभूमि रहा है वो कैसा है, किस तरह से भारत में इसका पृष्ठभूमि को देखते हैं। चलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव दोनों रूप में आप इसको पॉइंट वाइज डील कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में जो मेरा पृष्ठभूमि रहा है भारत के संदर्भ में, इन्होंने सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी नाम था जॉन सुलविन। देखिए भारत का जब गुलाम था उस संदर्भ में इन्होंने क्या बताया कि हमारी शासन व्यवस्था उस स्पंज की तरह है, उस स्पंज की तरह है जो गंगा नदी के किनारे सोख लेती है और टेम्स नदी, टेम्स कहां पर है, इंग्लैंड में है, टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। समझ सकते हैं इस कथन का क्या था अंग्रेज अधिकारी का, मीन्स सारे धन भारत से गंगा तट से, उसका कथन था कि गंगा तट पर ये निचोड़ लेती है गंगा किनारे में, और सारे धन कहाँ ये है, टेम्स नदी में निचोड़ देती है। मीन्स सारे धन का प्रवाह कहाँ चला जाता है, ये इंग्लैंड में चला जाता है। ये हमारा भारत के धन निष्कासन से संबंधित है। ये पहला हम लोग इतिहास में देखते हैं कि ये जो है इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये रहा है कि अंग्रेज किस तरह से भारत में अपना वर्चस्व को कायम किया था और किस तरह से धन को ये लूट रहे थे। आगे चलकर हमारे दादा भाई नौरोजी सन 1867-68 में इन्होंने बताया, पॉवर्टी, इनका बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहली बार जो है अपने पुस्तक में इन्होंने लिखा था, मीन्स पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने अनौपचारिक रूप से डाटा प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने गणना बताया था प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 20 रुपये बताया था भारतीयों के बारे में।
इसी में इन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। लेकिन ये सभी जो आंकड़े थे वो अनौपचारिक थे, मीन्स इसका सरकारी रूप से आधिकारिक तौर से हम इसको प्रूफ नहीं किया गया था। इन्होंने अपने एक अनुमान के तौर पे इन्होंने बताया था। लेकिन यह कथन इनका मीन्स इनके द्वारा जो लिखा गया, जो डाटा प्रस्तुत किया गया, ये भारतीयों के लिए काफ़ी कारगर है। कारण क्या है? प्रथम ऐसे व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी ने, जिन्होंने भारतीयों को ये ध्यान आकर्षित करवाया कि आपका धन पूरे के पूरे इंग्लैंड में जा रहा है, आप गरीब बनते जा रहे हैं, मीन्स भारत गरीब बनते जा रहा है और आपके धन को लूटा जा रहा है। और जिन्होंने अनौपचारिक रूप भले ही सही, लेकिन उन्होंने प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया, वो 20 रुपया प्रति वर्ष था। सोचिए कितनी बदतर हालत होगी उस समय। फिर आगे बढ़ते हम लोग चलते हैं। अब पहली बार वैज्ञानिक रूप में, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से सन 1931-32 में वी के वी राव के द्वारा यह आंकड़ा मीन्स राष्ट्रीय आय के बारे में इन्होंने आंकड़ा बताया। मीन्स औपचारिक रूप से पहली बार इन्होंने औपचारिक रूप से, वो अनौपचारिक था, अब है औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से क्या बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितना है? 62 रुपया। ये 62 रुपया के बारे में प्रति वर्ष। आजादी के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस, नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और ये पहली बार औपचारिक सरकारी आंकड़ा को प्रस्तुत किया इन्होंने। इस आंकड़े में इन्होंने बताया कि भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 220 रुपया प्रति वर्ष और राष्ट्रीय आय 8635 करोड़ रुपया। और ये मैं बताया कि ये आंकड़ा पहली बार सरकारी आंकड़े, औपचारिक आंकड़े थे। 1949 में इस समिति के सिफारिश के आधार पर 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई, जिसका काम था भारत का राष्ट्रीय आय को गणना करना। यहां पर बताया कि 2 मई 1951 को क्या हुआ? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हो गई और इसका काम क्या था? प्रति वर्ष भारत का राष्ट्रीय आय की गणना था। और जो सीएसओ का क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी होता है, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है उसको। और इसी को हम इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? श्वेत पत्र। क्या कहते हैं इसको? श्वेत पत्र। सीएसओ को आगे इसको परिवर्तित कर दिया गया और परिवर्तित करने के बाद इसका नाम बदलकर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSIR
ओ। और ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय पहले क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ ऑफिस हो गया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सांख्यिकी मंत्रालय और कार्यक्रम क्रियान्वयन के अधीन आता है। इसके बाद इसी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नया नाम अब क्या होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये अस्तित्व में आया 2019 में, 2019 में, 2019 में आया। इसका एनएसओ का जो सांख्यिकी कार्यालय है वो कहाँ पर है, ये भी आपका जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है कोलकाता, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली। तो आज हमने देखा कि राष्ट्रीय आय का पृष्ठभूमि किस तरह से रहा, किस तरह से भारत में राष्ट्रीय आय अस्तित्व में आया, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले अनौपचारिक तौर से किस तरह से इसको प्रस्तुत किया गया था, पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी ने। जॉन सर्विन ब्रिटिश अधिकारी ने भारत के संदर्भ में क्या कहा था कि इसका शासन व्यवस्था उस स्पंज की तरह से है जो गंगा नदी के किनारे क्या करती है, सोख लेती है, और टेम्स नदी भी ये निचोड़ दी जाती है। मीन्स इससे ये पता चलता है कि अंग्रेज किस तरह से हमारे देश को गुलामी की जंजीर से जकड़ते हुए हमारे धन को सारे लूट लिए थे। तभी पहली बार किसी भारतीय ने, दादा भाई नौरोजी ने इस पे ध्यान आकर्षित किया, और आगे हमारा पृष्ठभूमि को बढ़ते हुए आज़ादी के बाद, और आज 1900 आज जो है 2019 में हमने देखा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय में किस तरह से परिवर्तित कर दिया गया है, किस मंत्रालय के अधीन आता है। पहली बार आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय समिति 2 मई 1951 को, जिन्होंने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसका मुख्य कार्य था राष्ट्रीय आय की गणना करना। इस तरह से तमाम बिंदुओं को चर्चा करते हुए हमने देखा, कई टर्म्स को हम यहाँ पे समझे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा कि राष्ट्रीय आय क्यों महत्व है, राष्ट्रीय आय की गणना हम कैसे कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की क्या विधि है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्व है, वाई दिस इंपॉर्टेंट, सच टाइप मीन्स वाई इंपॉर्टेंट दिस नेशनल इनकम फॉर एनी कंट्री। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।